एंड मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स। आप सबका एक साथ वेलकम करता हूं मैं। सबकी बारी बारी नाम क्या लेनी है। साइटोजेनेटिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। साइटोजेनेटिक्स में हम क्रोमोसोम बैंडिंग आज डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम बैंडिंग ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आपके यहाँ पे लाइफ साइंस का जो आप एग्जाम देते हैं CSIR के लिए, उसका जो बी पार्ट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। हालांकि बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी आते हैं। और क्रोमोसोम बैंडिंग वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, एक प्रॉपर अप्रोच आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए फ्यूचर में आप कभी रिसर्च करने जाए तो थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बैंडिंग के बारे में, या फिर कहीं आप अच्छे टीचिंग जॉब में जाते हैं तो भी आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए। द कोशिका ऐप गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली लाइफ साइंस के कंप्लीट कोर्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी करिए, प्राइसेस कुछ दिनों के बाद एनहेंस हो जाएंगे। क्रोमोसोम बैंडिंग की हम बात करते हैं। क्रोमोसोम बैंडिंग है क्या? देखिए, क्रोमोसोम तो सबको पता है, सबने पढ़ा है। क्रोमोसोम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक एरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया या रीजन, जिसको कि आप क्षेत्र कहते हैं। तो स्पेसिफिक एरिया या जो रीजन होते हैं, अब उसको हम कैसे याद रखेंगे और किस तरीके से उनको हम समझेंगे कि कौन से रीजन है, बड़ा वाला हिस्सा है कि छोटा वाला है कि नीचे वाला है, ऊपर वाला है। तो एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने मिलके इसका एक नेमिंग या नॉमेनक्लेचर करना शुरू किया और उस हिसाब से हर एक पार्ट का, एक छोटे छोटे पार्ट का भी एक नंबरिंग डालना शुरू किया, एक सीक्वेंस बनाना शुरू किया। तो बस यहीं से शुरुआत होती है क्रोमोसोम के बैंडिंग की, और इसी को आज हम फिर पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे बहुत ही डेवलप हो चुका है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इसको समझने के लिए। चलिए, तो क्रोमोसोम बैंडिंग की जो बेसिक क्या होते हैं प्लानिंग है वो आपको समझ में आ गई। क्रोमोसोम बैंडिंग इज अ साइटोलॉजिकल प्रोसीजर। इट इज अ साइटोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम, है ना। जो क्रोमोसोम माइटोटिक खासकर किस में, मेटाफेज में होता है, खासकर जो मेटाफेज में क्रोमोसोम होते हैं उनकी बात हो रही है ना। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग की जाती है, ये भी याद रखेंगे। स्टेनिंग मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह की स्टेनिंग कर दिया, एक जैसा चमकने लगा, नहीं। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग रीजन थोड़ा अलग अलग कलर और वेरिएशन को शो करते हैं, जिससे उनकी मार्किंग की जा सके। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं एक बहुत ही न्यूअर टेक्निक थी, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा यूज होने लगी है ना। सो इट इज द साइटोलॉजिकल प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ माइटोटिक क्रोमोसोम along the longitudinal axis। तो क्रोमोसोम बैंडिंग की एक सिंपल डेफिनेशन एक लाइन की आपको पता चल गई। चलिए आगे हम प्रोसीजर पे चलते हैं और कैसे पहचाना जाता है, कैसे जो जेनेटिसिस्ट हैं, जो क्या होते हैं हमारे जेनेटिक के साइंटिस्ट हैं, वो कैसे इसका यूज करते हैं वो समझते हैं। द डिफरेंशियल स्टेनिंग रिएक्शंस रिफ्लेक्ट द हेटेरोजेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्रोमोसोम अलोंग इट्स लेंथ। डिफरेंशियल स्टेनिंग करने का फायदा यही होता है बच्चों, है ना। डिफरेंशियल स्टेनिंग करने का यही फायदा है। फायदा ये होता है कि जो इसमें हेटेरो रीजन्स हैं, यानी जो भाई बहुत सारे रीजन हैं, कहीं पे लाइट बैंडिंग है, कहीं डार्क बैंडिंग है, तो जो हेटेरोजेनिटी है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के कंप्लीट लेंथ में, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। भाई क्या होते हैं, कहीं हल्का कहीं गाढ़ा, इस तरह की बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग रिएक्शन का यही फायदा होता है, इसलिए इसका यूज हम क्रोमोसोम बैंडिंग में करते हैं। The molecular mechanism involved in producing the various bending patterns are not precisely defined। ठीक है ना। जो मॉलिकुलर मैकेनिज्म की बात हो रही है, अभी उनका प्रिसाइज क्या बोलते हैं मेथड, प्रोसीजर अभी हम सही से नहीं समझ पाए हैं। स्टिल इट इज इन वर्क। अभी एकदम न्यूअर टेक्निक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। हाँ, बस स्टेनिंग जो प्रोसेस है
वो चल रहा है और स्टेनिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा यूज होता है और ज्यादा आसान है। वहां पे हम क्रोमोसोम स्पेसिफिक फ्लोरोसेंट हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है ना। बेंडिंग में डिफरेंशियल स्टेनिंग कराते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंट लेबल्ड क्रोमोसोम स्पेसिफिक मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो पेंटिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक बट यूज उसी तरीके से होता है, ठीक है। फिलहाल हम बेंडिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे, पेंटिंग पे ध्यान हमें नहीं देना है। और वैसे भी पेंटिंग आपके कोर्स में है भी नहीं, और अगर कभी पूछेगा तो बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा थोड़ा सा। इट रेफर्स टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड, फ्लोरोसेंटली मतलब जो चमकने वाले हैं, जैसे रेडियम या इस तरह का कुछ लेबल्ड कर दिया। क्रोमोसोम स्पेसिफिक, अब पहले से ही क्रोमोसोम स्पेसिफिक कंपोजिट प्रोब टूल होगा, है ना, जो किसी क्रोमोसोम के लिए ही बनाया गया होगा। तो क्रोमोसोम पेंटिंग अलग टेक्निक हो गई, जबकि बैंडिंग अलग टेक्निक है। बैंडिंग में आप डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं और डिफरेंशियल स्टेनिंग की वजह से अलग अलग हिस्से और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है क्रोमोसोम की अलोंग द लेंथ वह अलग से दिखती है। समझ में आ रहा है? तो बैंडिंग अलग चीज हो गई, बैंड्स उसमें दिखते हैं, और पेंटिंग अलग चीज हो गई। यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल को यूज किया जा रहा है और पहले से वो लेबल्ड है ना, और क्रोमोसोम स्पेसिफिक है वो, यानी पहले से एक तरह से वो छानबीन के लिए ही बनाया गया है। तो पेंटिंग अलग है और बैंडिंग अलग है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। चलिए, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ डाई बेस्ड क्रोमोसोम बैंडिंग आर, अब ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं। तो जी आर सी क्यू, जी आर सी क्यू, ये चार जो हैं डाई बेस्ड क्रोमोसोम बैंडिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। जी आर सी क्यू, जी आर सी क्यू, जी फॉर जिएस्मा, आर फॉर रिवर्स, सी फॉर सेंट्रोमियर एंड क्यू फॉर क्विनाक्राइन, ठीक है, क्विनाक्राइन। तो ये चारों यूज होते हैं। अब इन चारों का अपना अपना मतलब है। खैर ये आपको शायद पता भी, आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा होगा, है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लाइफ साइंस के तैयारी कर रहे हैं तो फिर से एक बार रिवीजन करना बनता है ना बेटा। जी आर सी क्यू, बैंड्स दैट शो स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग आर रेफर्ड एज पॉजिटिव बैंड्स, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव बैंड्स कौन होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग स्टेनिंग शो करते हैं, और जो वीक स्टेनिंग शो करते हैं, जो बैंड्स वीक स्टेनिंग शो करते हैं, उनको हम निगेटिव बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम निगेटिव बैंड्स कहते हैं। क्लियर है? इजी है, समझ में आ गया, ठीक है। Features of commonly used banding techniques are described as in the table। चलिए देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं। G, R, Q और C की टेक्निक को अच्छे से समझिएगा, प्रोसीजर क्या होता है, बैंडिंग पैटर्न इसमें कैसा दिखेगा, और यही आपके बी सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर बनते हैं। इसके अलावा आगे कुछ क्रोमोसोम्स हम देखेंगे, उस पर जो बैंडिंग बनाई गई है उसकी स्टडी करेंगे, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और कई बार देखिए यहां से तो बेटा बी सेक्शन में ही बनता है, लेकिन कई बार जो आगे हम क्रोमोसोम की अलोंग द लेंथ जो बैंडिंग प्रोसीजर करते हैं, उससे कई बार सी सेक्शन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जी बैंडिंग सबसे पहला है ना, जीएस में आपने पहला, तो जी बैंडिंग है। प्रोसीजर क्या है? माइल्ड प्रोटियोलाइसिस विद ट्रिप्सिन। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, किससे माइल्ड प्रोटियोलाइसिस कराई जा रही है। तो माइल्ड प्रोटियोलाइसिस विद ट्रिप्सिन फॉलोड बाय स्टेनिंग विद जिएस्मा, ठीक है। तो जी स्टैंड फॉर जिएस्मा, ओके, ठीक है, गुड। तो ट्रिप्सिन से प्रोटियोलाइसिस कराई जाती है, अब वो भी माइल्ड, है ना। तो क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन से प्रोटियोलाइसिस कराने के बाद जिएस्मा की स्टेनिंग की जाती है। बैंडिंग पैटर्न क्या होता है इसमें? तो देखो बेटा, जहां पे एडेनिन और थाइमिन होते हैं, एटी रिच जो एरिया होता है वो डार्क बैंड हो जाता है, यानी लो जीन डेंसिटी, ठीक है। और जबकि जो गुआनिन और साइटोसिन रिच एरिया होता है, यानी
जो हाई जीन डेंसिटी वाला एरिया था वो पेल बैंड होता है। पेल मतलब समझते हो, पेल का मतलब हल्के रंग का। कोई भी रंग अगर हल्का हो जाए तो उसके आगे हम इंग्लिश का पेल वर्ड लिखते हैं, जैसे पेल रेड हल्का लाल, है ना, पेल येलो यानी हल्का पीला। तो जब भी पेल शब्द लगा दिया जाता है इसका मतलब हल्का है, धुंधला हो जाता है। समझ में आ रहा ना बेटा। अब आर बैंडिंग की बात करते हैं, रिवर्स की बात कर लेते हैं, है ना। हीट डीनेचर फॉलो बाय स्टेनिंग विद जीएस्मा, है ना। यहां पे क्या था, ट्रिप्सिन का यूज हो रहा था जी बैंडिंग में। आर बैंडिंग में हीट से डीनेचर किया जाता है और इसको जीएस्मा से पहले क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। नाउ रिवर्स ऑफ जी बैंडिंग एंड आर स्टैंड्स फॉर द रिवर्स, ठीक है ना। तो ये जी बैंडिंग का रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ जी बैंडिंग, जी बैंडिंग का रिवर्स, इसका ठीक उल्टा, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देखेंगे जो बैंडिंग पैटर्न है ना उसी से आपको आंसर पता चल जाएगा कि रिवर्स क्यों कहते हैं। देखो बेटा, डार्क बैंड्स जहां पे गुएनिन और साइटोसिन यानी हाई जीन डेंसिटी वाले अब डार्क बैंड हो गए, जबकि देखो यहां ऊपर अलग था, तो रिवर्स हो गया ना, जी बैंडिंग का उल्टा हो गया। और पेल बैंड्स कहां बन रहे हैं, एटी रिच में। समझ में आया, इसीलिए इसको रिवर्स या आर कहा जाता है। तो याद रहेगा ये जी बैंडिंग का जस्ट रिवर्स होता है, इसका ये यहां पे लिखने का मतलब यही होता है। गुड, आगे क्यू बैंडिंग चलते हैं, ठीक है ना। क्यू मतलब एक वही है, स्टेन विद क्विनेक्रिन। क्विनेक्रिन क्या है, क्विनेक्रिन मस्टर्ड। क्विनेक्रिन मस्टर्ड एक स्ट्रेन है, ये चमकता हुआ फ्लोरोसेंट स्टेन है। तो इससे जब स्टेनिंग की जाती है तो चमक उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। सो क्यू स्टैंड्स फॉर क्विनेक्रिन। तो क्विनेक्रिन मस्टर्ड क्या है, स्टेन का नाम क्या है, क्विनेक्रिन मस्टर्ड, जो कि फ्लोरोसेंट स्टेन है, ठीक है ना। बार बार मुंह से स्ट्रेन निकलते, स्टेन है, स्टेन मतलब डाई की बात हो रही है, कलर की बात हो रही है, तो इसको क्यू बैंडिंग कहते हैं। तो अब यहां पर जो एटी रिच होंगे वो डार्क होंगे और जीसी जो होंगे वो पेल होंगे, है ना, क्यू बैंडिंग में। अब आगे चलते हैं सी बैंडिंग। सी बैंडिंग डीनेचर विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पे आर बैंडिंग में डीनेचर था लेकिन वो हीट की वजह से था, हीट डीनेचर था। लेकिन सी बैंडिंग में जो डीनेचर हो रहा है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो रहा है, याद रखेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ डीनेचर करते हैं, देन स्टेन विद द जीएस्मा, ठीक है। अब सी क्यों यहां पे यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड फॉर द कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। सी इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये तो देखिए आपको कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए बैंडिंग पैटर्न समझते हैं। यहां होगा डार्क बैंड्स कंटेन कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन, जो कंस्टिट्यूट करते हैं, समझ रहे हैं, जो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है वही सिर्फ डार्क बैंड होंगे, बाकी यहां पे कोई और डार्क बैंड नहीं होगा। तो सी बैंडिंग की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है। तो आपको ये तो समझ में आया कि किस टेक्निक में क्या प्रोसीजर होता है और बैंडिंग पैटर्न कैसा होता है। तो बेटा बी सेक्शन का ना ये बहुत 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 आप कह सकते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो प्लीज रट लीजिए, अगर रट सकते हैं तो। आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, एक दो बार इसको पलटिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो हिस्सा है, देखो यहाँ पे ये हिस्सा सेंट्रोमियर का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये इसके ऊपर का हिस्सा है और ये इसके नीचे का हिस्सा है, ठीक। और जो बड़ा आर्म होता है उसको इंग्लिश का स्मॉल क्यू लेटर देते हैं, जो छोटा आर्म होता है उसे इंग्लिश का स्मॉल पी लिखते हैं। तो पी आर्म मतलब शॉर्ट आर्म और क्यू आर्म मतलब लॉन्ग आर्म। क्या बेटा, लॉन्ग आर्म, ठीक है। अब देखिए जो शॉर्ट आर्म आप देख पा रहे हो, इसमें जो पहला रीजन है ये है 1, ऊपर जो रीजन है ये है 2, ठीक। हर रीजन में भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे 1 में 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, और 2 में 2 पार्ट्स हैं, 1 2, ठीक। तो
मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ठीक इसी तरह से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां भी क्यू यानी लॉन्ग आर्म के भी कई पार्ट्स हैं, जैसे 1 2 3, क्या 1 2 3, तो 3 हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ओके गुड। अब इसमें भी 1 के 2 हिस्से हैं, 2 के 2 हिस्से हैं और 3 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो क्रोमोसोम में जब क्या होता है, ये जो सब बैंड्स वगैरह लिखे, अभी इसका एक एक का मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि जब डिफरेंशियल स्टेनिंग की गई है तो ये जो अलग अलग आप हिस्से देख पा रहे हो ना, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग की वजह से है। और इसी वजह से हमें पता चलता है कि किस तरह का बैंड अवेलेबल है किसी भी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में। ये एक क्रोमोसोम है, इसकी पूरी लेंथ है, अब किस तरह का बैंड इस पे अवेलेबल है, ये समझ में आ रहा ना, किस तरह का बैंड अवेलेबल है, यही कहलाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग या क्रोमोसोम बैंडिंग। तो क्रोमोसोम बैंडिंग का जो एक क्या होते हैं दिमाग में आइडिया है, डेवलप हो चुका है बच्चों। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमोसोम बैंडिंग जब हो चुकी है तो उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं, बैंड्स और सब बैंड्स, जो अभी अभी आप अपने पीछे फिगर में देखा है ना, उसको दिमाग में रखिए, पी और क्यू को दिमाग में रखिए। और अब यहां के आगे हम पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन की ओर चलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके बी सेक्शन में कम लेकिन सी सेक्शन में ज्यादा आते हैं। ओके, अ रीजन is an area that lies between two landmarks। ठीक है, रीजन डिवाइडेड इनटू बैंड्स। तो एक बड़ा जो एरिया होता है क्रोमोसोम पे उसको रीजन कहते हैं और उसमें कई छोटे छोटे बैंड्स हो सकते हैं। अ बैंड इज दैट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लाइटर और डार्कर स्टेन इंटेंसिटी। तो पीछे वाला आप देख सकते हैं, कहीं बहुत ही डार्क है, कहीं लाइट है, कहीं और लाइट है, कहीं एकदम कम सुपर लाइट है। तो यही जो हिस्से होते हैं इसको बैंड कहते हैं। और आपको ये बैंड दिख रहा होगा। अब बैंड के ऊपर ही फिर सब बैंड्स होते हैं। तो ये रीजन है, ये आर्म है। आर्म आपको पता है सेंट्रोमियर से जो छोटी होगी उसे पी कहेंगे, जो बड़ी होगी उसे क्यू कहेंगे। रीजन जैसे पी वाले आर्म में दो रीजन हैं, एक है 1 और एक है 2। 1 वाले में हल्की स्टेनिंग है, बहुत क्या बोलते हैं सुपर डार्क नहीं है, लेकिन 2 वाले में सुपर डार्क स्टेन है और ये कंफर्म हो जा रहा है कि बगल वाले से अलग है। समझ में आ रहा है ना, तो ये रीजन है। इसी तरह से बैंड पे आएंगे तो बैंड में भी मतलब एक रीजन के अंदर कई बैंड्स हो सकते हैं और ये एकदम क्लियर आइडेंटिफाई होता है कि रीजन 2 का ये बैंड 1 है तो ये 2 है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो हर जगह ऊपर से नीचे टोटल लेंथ पे ही ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलते रहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? सो अ बैंड इज अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द एडजेसेंट एरिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लाइटर और डार्कर इन स्टेनिंग इंटेंसिटी। ईच बैंड इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 मेगा बेस पेयर ऑफ द डीएनए दैट में इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ जीन, है ना। हर एक बैंड में सैकड़ों जीन हो सकते हैं और इसकी जो अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है वो होती है 5 से लेकर 10 मेगा बेस पेयर ऑफ डीएनए। डीएनए के मेगा बेस पेयर्स कितने हो सकते हैं? 5 से 10 मेगा बेस पेयर्स हो सकते हैं। The band and the regions, the bands and the regions to which they belong are identified by numbers, है ना। इनकी नंबरिंग कर दी जाती है, बैंड, रीजन, इन सब का सब बैंड, इन सब का नंबरिंग किया जाता है। पीछे आपने देखा क्रोमोसोम में किस तरह से किया जाता है। विद द सेंट्रोमियर सर्विंग एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेंट्रोमियर को ही शून्य मान लिया जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है जो छोटी आर्म है और बड़ी आर्म है, तो पी और क्यू आपने अभी पीछे देखा फॉर द नंबरिंग स्कीम। ठीक है, यहां पे कौन पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा? तो वो होगा कौन? सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ओके, इन डेजिग्नेटिंग अ पर्टिकुलर बैंड, एक पर्टिकुलर बैंड को डेजिग्नेट करते समय 4 आइटम्स आर रिक्वायर्ड, 4 चीजों की सख्त जरूरत है। क्या क्या है वो 4 चीज? पहला,
द क्रोमोसोम नंबर, आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है एंड सो ऑन, कौन सा क्रोमोसोम है ये पता होना चाहिए। दूसरा, द आर्म सिंबल यानी P है कि Q है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आप P साइड में कर रहे हो नंबरिंग या Q में कर रहे हो तो क्या ही फायदा है, फिर इस तरह की नंबरिंग बेकार है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है द रीजन नंबर, ठीक है, आर्म के अंदर कौन सा रीजन है, फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड है, कौन सा रीजन है, ठीक है, एंड द बैंड नंबर विद इन द रीजन, जिस रीजन की बात कर रहे हैं उसके अंदर वो कौन सा बैंड है, पहला बैंड है, दूसरा बैंड है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा बैंड है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक क्रोमोसोम की पर्टिकुलर बैंडिंग कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग, उसको नंबर सिंबल डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। A band within a region is numbered in sequence with band 1, ठीक है ना। शुरुआत से ही एकदम सीक्वेंस में स्टेप वाइज हम शुरुआत करते हैं। बैंड 1 जो सबसे नजदीक होता है सेंट्रोमियर के, उसको हम बैंड 1 कहेंगे, ठीक है। एकदम निश्चित है कि सेंट्रोमियर, अब आप कहेंगे सर ये जो बैंड 1 है वो किस तरफ, लॉन्ग आर्म की तरफ या शॉर्ट आर्म की तरफ, तो बहुत ध्यान से सुनिए कि जो बैंड 1 आप लिखोगे बेटा वो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, लॉन्ग आर्म की ओर जाएंगे तो लॉन्ग आर्म में भी बैंड 1 होगा पहला, और जब शॉर्ट आर्म की तरफ मूव करोगे तो वहां भी पहले वाले को बैंड 1 ही कहेंगे। यानी एक क्रोमोसोम में अगर सेंट्रोमियर है तो दो बैंड 1 है। क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये बैंडसम क्रोमोसोम है। देखिए बैंडसम क्रोमोसोम एक सिंपल नेम है कि जब दो क्रोमोसोम्स इस तरह से आपको मिल जाएं, मतलब बैंडिंग हो जाए, जब ये दोनों क्या आपस में बात कर रहे हैं, हे लुक ही इज सो बैंडेड, मतलब यहाँ पे कितनी सारी बैंड्स इसकी दिख रही हैं, है ना। अब ये बताइए कि डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग की वजह से होती हैं, पर्टिकुलर डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग की वजह से होती है। दूसरा क्रोमोसोम कह रहा है या वाओ ये तो सच में बहुत स्टाइलिश है ना। ओके, एंड ये क्या कहता है कि ठीक है आप लोगों ने बहुत तारीफ की, धन्यवाद, एंड इंफॉर्मेटिव टू, और मेरे अंदर इंफॉर्मेशन भी है, मेरा हर एक बैंड क्लियर है, बता सकता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे है ना। तो ये मेटाफेज वाले क्या कहते हैं क्रोमोसोम के साथ ऐसी स्टैंडिंग करती हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को जिन पे हम बैंडिंग कर देते हैं इनको बैंडसम क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये एक चीज है, याद कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ अब ये जो हमने नाम वगैरह पढ़ लिए है ना, कि रीजन होता है, बैंड होता है, सब बैंड होता है, कैसे नाम लिखना चाहिए, सारी कहानी कथा पढ़ ली। अब सवाल आता है कि हम इसे अगर सी सेक्शन में आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे। भाई सी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही तो इंपॉर्टेंट है। तो सी सेक्शन में अगर लाइफ साइंस के CSIR में आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए आपके सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है और उसके आंसर भी हैं। आंसर को मैं पढ़ता चलूंगा, डिफाइन करता चलूंगा, डिस्क्राइब करता चलूंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज के बाद क्रोमोसोम बैंडिंग कभी गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। क्वेश्चन है हाउ डू जेनेटिसिस्ट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द जीन। कैसे करते हैं वो बैंडिंग वैंडिंग कैसे करते हैं, क्या बकवास है ये, आइए समझते हैं। Geneticists use standardized way of describing a gene cytogenetic location। एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न का यूज करते हैं, एकदम सीक्वेंस में चलते हैं। देखिए साइंस का मतलब ही है सीक्वेंस, और आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। सीक्वेंस में चलेंगे सब सही होगा, सीक्वेंस गड़बड़ करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स प्रोवाइड जीन्स एड्रेस। जीन की पूरी एड्रेस क्रोमोसोम के ऊपर पता चल जाएगी, बस आपको नंबर और लेटर ईमानदारी से देखना है और कैसे इसको यूज किया जाता है वो समझ लेना है। दिस एड्रेस इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, वो तो हमको पता ही है, पीछे आपने देखा है। आइए अब एक एड्रेस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इफ वी राइट मतलब पहले से ही लिखा हुआ है, क्या ही राइट करना है। तो 13Q14 क्या बेटा
13Q, अभी मैंने बताया था ना पीछे कि P और Q क्यों यूज करते हैं, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 13Q14 इसका क्या मतलब हो गया, आपके सामने रख दिया भाई, देखो सी सेक्शन में यही तो होगा, ऐसे सामने रख दिया। अब इस पे बेस्ड कुछ 4 पॉइंट्स देगा, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों गलत है, कुछ ऐसे बना देगा, है ना बेटा। ओके, मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पहले लेक्चर्स तो पढ़ लीजिए अच्छे से, लेक्चर पढ़ने के बाद ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ओके, 13Q14 इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। ओरली इट इज रेफर्ड एज 13Q14, यानी ये जो 14 है इसको हम बोलते हैं 1/4, क्यू या पी के बाद जो लिखते हैं उसको इसी तरह से पढ़ा जाता है 1/4, है ना। मतलब ऐसा नहीं है जैसे डेसिमल के बाद अगर ये 1/4 लिखा हो तो इसको क्या कहते हैं, 0.14 तो कहते नहीं है, हम कहते हैं 0.14। भाई मैथमेटिकली 0.14 कहना गलत हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही रूल यहाँ पे है कि इस 13Q के बाद जो कुछ भी लिखा है, अब इसको ध्यान में रखना है, 1/4 लिखा है मतलब 1/4, क्या समझे, बिल्कुल। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आइडिया डेवलप हो गया होगा, जो पीछे आपने क्रोमोसोम वगैरह देखा था कि अच्छा 1/4 का मतलब कि एक बैंड का चौथा वाला हिस्सा, सब बैंड, चौथा सब बैंड, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आप बहुत समझदार हैं, समझ गए हैं। सो नॉट एज 13Q14, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। इट मीन्स दैट जीन इज लोकेटेड इन द बैंड 4, भाई 1/4 का मतलब क्या, बैंड 4 इन रीजन 1, ये है रीजन और ये है बैंड, लेकिन कहां, तो 13Q है, 13Q है ऑफ द लॉन्ग, Q का मतलब लॉन्ग, लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 13, 13वें क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के पहले रीजन के चौथे बैंड में जीन है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। आया समझ में, ओके गुड। इसी तरह से अगर क्या होते हैं सब बैंड्स हो तो उसको भी आप आगे लिख के समझ सकते हो, जैसे पॉइंट लगा के 2 लगा दीजिए या कुछ और भी नंबर्स लिख सकते हैं। बैंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब बैंड्स बाय कन्वेंशन, a decimal point is placed before any sub-band number. Sub-bands are numbered sequentially from centromere outward. जो कुछ भी शुरू होगा सेंट्रोमियर की ओर से ही होगा और बाहर की ओर चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 13Q14.2, 13Q14.2, वैसे इसको 14 तो नहीं कहा जाता है, तो बोलते क्या है 13Q14.Q, 1/4.Q। इसका क्या मतलब है, 13th क्रोमोसोम है, Q मतलब लॉन्ग आर्म है, 13th क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पर, ठीक है, फर्स्ट यानी 1 है ना, यहाँ पे 1 लिखा है यानी पहला, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो पहले क्या कहते हैं रीजन का 4th पार्ट है यानी बैंड नंबर 4 है, और उसके सब बैंड नंबर 2 में जीन प्रिसाइजली लोकेटेड है। वाह, सारी कहानी पता चल गई। बैंड 4 तक तो ठीक था, बैंड 4 में भी जो सब बैंड 2 है एक्चुअल में जीन वहां है और कहीं नहीं है, तो रिप्रेजेंटेड द सब बैंड 2 ऑफ 13Q14। समझ में आ गया, नॉमेनक्लेचर कर पाओगे बेटा। यहां पे क्रोमोसोम लगाया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं आपके लिए, ठीक है, रेडी हो बेटा। अब ये कौन सा क्रोमोसोम है वो छोड़ दीजिए, आइए हम सेंट्रोमियर की ओर से शुरुआत करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के ऊपर शॉर्ट आर्म है, क्योंकि छोटा है देखने से पता चल रहा है, और ये लॉन्ग आर्म है। आपको पता है शॉर्ट है तो ये P होगा और ये Q होगा, ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर है तो ये शॉर्ट होगा, ठीक है, तो PQ हो गया। अब मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, अगर है ना, तो अगर ये क्रोमोसोम 21 है, दोनों मान लीजिए सेम है, ठीक, तो शॉर्ट आर्म आपको पता है सेंट्रोमियर इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी यही 0 है, 0 है। अब इसके ऊपर जैसे जाएंगे तो सबसे पहला हिस्सा जो होगा
वो 1 होगा और उसके ऊपर जो अलग कलर दिखेगा वो 2 होगा, आपको पता ही है ना। जब भी रीजन बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर बैंड बनेंगे तो बैंड अलग होंगे, है ना, 1 में अलग होंगे और 2 में 2 बैंड हो गए, फिर इनके सब बैंड्स होंगे। ठीक, अब इनका नाम कैसे लिखा जाए? तो मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो अगर हमें इस वाले को इंडिकेट करना हो, इस लीनिएज को इंडिकेट करना हो, तो क्या यूज करेंगे? तो ये होगा 21P। तो आप क्या लिख सकते हो? अब 1 of 1, है ना, 1 of 1 डॉट, अगर 1 यानी 1 रीजन 1 का बैंड 1 का सब बैंड 1, वहां पर जीन लोकेटेड है। ठीक, इसी तरह से अगर यहां पर लिखा है P 1 of 1 डॉट 2, मतलब कि अगर ये क्रोमोसोम नंबर 21 होता है तो क्रोमोसोम नंबर 21 के P आर्म यानी शॉर्ट आर्म के फर्स्ट रीजन के फर्स्ट बैंड के सेकंड सब बैंड पर जीन अवेलेबल है। समझ में आ गया बेटा? इसी तरह से लॉन्ग वाले में बात कर लें। मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 21 है और यहां पर Q12 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब कि जो यहां पर जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम के ऊपर, 21st क्रोमोसोम के Q यानी लॉन्ग आर्म के फर्स्ट रीजन के, ठीक है, फर्स्ट रीजन के सेकंड बैंड पर है। रीजन क्या है? ये 1 of 2 है, तो रीजन 1 के सेकंड बैंड पर ये अवेलेबल है। आ गया समझ में? तो किसी भी तरह से ये जो आप ऊपर से नीचे पूरा नाम दिया हुआ है ना, दोनों फिगर सेम है, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा एक 3D में है, एक 2D में है, तो इसको आप देख लेंगे। और जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, पैटर्न समझाया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद रखिएगा। एकदम पर्टिकुलर आपको बस यही यूज करना है। यहां भी वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां नाम दिया है कि ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है और ये क्रोमोसोम नंबर 7 है। 5, 6, 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 6, 7। तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5P। अब अगर यहाँ पे 5P है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 13.2 आप कर सकते हैं, 5P 13.2 कर सकते हैं। यानी 5वें क्रोमोसोम के शॉर्ट यानी P आर्म के 1/3 यानी रीजन 1 के थर्ड क्या बोलते हैं बैंड पे, थर्ड बैंड के सेकंड सब बैंड पर आपका जीन प्रेजेंट है। तो टोटल इंफॉर्मेशन मिल गई। क्रोमोसोम बैंडिंग करी ही इसीलिए जाती है कि आपके पास एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो। तो आप डिफरेंट, आपकी ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लगाया है, इसको खूब प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होगी तो पूछिएगा। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होगी, इतना एक्सप्लेन करने के बाद कोई टेंशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मस्त होके पढ़िए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और द कोशिका ऐप को डाउनलोड करके आप जुड़ जाइए, लाइफ साइंस की तैयारी करिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट और JRF क्वालिफाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।